अजमेर के चौहान वंश के भाग 2 में आपका स्वागत है। अब तक हमने चौहानों की उत्पत्ति, स्रोत, साहित्य के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम शुरू करते हैं वासुदेव चौहान से। जी हाँ, वासुदेव चौहान, अजमेर के चौहान वंश भाग 2 में वासुदेव चौहान से आज हम इतिहास प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक ग्रंथ का नाम आता है जिसका नाम है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश किसने लिखा था ये हमें पता है कि ये इस प्रबंध कोश नामक ग्रंथ का जो रचयिता है वो राजशेखर था। तो प्रबंध कोश के अनुसार ये माना जाता है कि 551 ईस्वी के अंतर्गत 551 ईस्वी में सांबर झील के आसपास इसी वासुदेव चौहान ने चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। अनुमानतः ये माना जाता है कि झील के आस पास रहने के कारण इनको चाहमान कहा गया और वही शब्द चाहमान बाद में चौहान के रूप में प्रचलित हुआ। जबकि जो बिजुलिया शिलालेख जिसकी हमने कल बात की थी, बिजुलिया शिलालेख की, बिजुलिया शिलालेख में भी यही माना गया है कि चौहान वंश की जो स्थापना है वो वासुदेव चौहान ने की थी। इसी कारण वासुदेव चौहान को चौहान वंश का हम क्या कह सकते हैं, मूल पुरुष भी कह सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि चौहान वंश का मूल पुरुष कौन है, संस्थापक कौन है, आदि पुरुष कौन है, तो इन सभी का उत्तर एक ही होगा, वो होगा वासुदेव चौहान। और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो इसने किससे बनाई थी, अहिछत्रपुर। ये बिजुलिया शिलालेख में भी कहा गया है और ये हमने कल भी पढ़ा था। तो अहिछत्रपुर प्रारंभिक राजधानी थी जो वर्तमान में नागौर में पड़ता है। अब हम बात करते हैं वासुदेव चौहान की। हमने यहाँ पे बात की। अब देखिए, वासुदेव चौहान के बाद कौन शासक बनता है। वासुदेव चौहान के बाद इसका जो उत्तराधिकारी है वो बनता है सामंत राज। शासक का नाम है सामंत राज, ये इसका उत्तराधिकारी होता है। जिसके बारे में ये जो बिजुलिया शिलालेख है ये कहता है कि ये जो सामंत राज था ये कौन था, ये था वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इसे भी बिजुलिया शिलालेख वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। किसे कहता है, सामंत राज को। सामंत राज के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बहुत सारे शासक हुए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम केवल नाम ले सकते हैं, जैसे कि नरदेव है और विग्रहराज प्रथम है, चंद्रराज है, गोपेंद्र राज है। यहाँ पर इन्होंने राज किया। अब जो इनके बाद जो प्रमुख शासक की बात हम करते हैं उसका नाम है दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम की हम बात करते हैं। दुर्लभ राज प्रथम, इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। ये जो शासक था दुर्लभ राज प्रथम ने, इसने क्या किया था कि इसने वत्सराज के साथ रहते हुए, किसके साथ, तो वत्सराज के साथ में रहते हुए इसने बंगाल के धर्मपाल को हराया था। किसे हराया था, धर्मपाल। धर्मपाल कहाँ का शासक था, बंगाल का। इसको क्या किया था इन्होंने, इसने हरा दिया था। और देखिए, इसके समय की ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसी के समय पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। प्रथम बार मुसलमानों का जो आक्रमण है वो किसके समय हुआ था, तो प्रश्न बनता है तो हमारा उत्तर होगा दुर्लभ राज प्रथम के समय आक्रमण हुआ था। अब दुर्लभ राज प्रथम के बाद कौन शासक बनता है, इसका बेटा बनता है जिसका नाम है गुवक प्रथम। कौन है, गुवक प्रथम। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र गुवक प्रथम शासक बनता है। गुवक प्रथम जो था ना वह नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट सेकंड, इसका कौन था, ये सामंत था। कौन था, सामंत। और ध्यान रखिएगा कि नागभट्ट द्वितीय ने ही गुवक प्रथम को वीर की उपाधि प्रदान की थी। वीर की उपाधि अगर पूछा जाए प्रश्न में कि किस शासक को नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि प्रदान की थी, तो हमारा उत्तर होगा गुवक प्रथम को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुवक प्रथम ने ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब स्टार्टिंग हुई थी। हर्षनाथ मंदिर की जो स्टार्टिंग है ना वो गुवक प्रथम के समय हुई थी, जबकि सिंहराज के समय ये मंदिर पूरा हुआ था। पर हम बात कर रहे हैं हर्ष मंदिर के निर्माण की बात अगर हम करें तो वो गुवक प्रथम कहा जाएगा। कहा जाता है कि हर्ष मंदिर में जो लिंगोद्भव भगवान शिव की प्रतिमा है और ऐसी विषयों में
ये ऐसी जो राज्य में एकमात्र प्रतिमा यही है। और यहाँ पर भगवान शंकर की प्रतिमा है, महादेव जी की प्रतिमा है, जिन्हें ही चौहानों का देवता भी माना जाता है। तो हर्षनाथ महादेव को चौहानों का देवता माना जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। गुवक प्रथम की बात हमने की। इसके बाद गुवक प्रथम का जो पुत्र बनता है वो बनता है चंद्रराज द्वितीय। चंद्रराज सेकंड, द्वितीय मतलब सेकंड, चंद्रराज द्वितीय। इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है गुवक द्वितीय। इसके बाद गुवक सेकंड राजा बनता है। चंद्रराज द्वितीय की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गुवक द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी जो बहन थी कलावती, इसकी बहन का नाम है कलावती, इसने अपनी बहन की जो शादी है वो कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज से की थी। भोजराज से इसने उसका विवाह कर दिया था। कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था भोजराज, उसने इसका विवाह कर दिया था। कलावती कौन थी? ये इसकी बहन थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहन थी यह। तो यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद क्या हुआ कि गुवक द्वितीय के बाद इसका पुत्र हुआ चंदनराज। उसके बाद इसका पुत्र हुआ चंदनराज हुआ। चंदनराज ने भी बहुत अच्छा जो है वो कार्य किया था। इसने दिल्ली के तोमर शासकों यानी कि रुद्रपाल को हराया था। इसने किसको हराया था? रुद्रपाल को हराया था, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था और तोमर वंश का था। इसने रुद्रपाल को उस समय हरा दिया। देखिए यहाँ पर चंदनराज की इम्पोर्टेंट बात एक और है कि इसकी पत्नी के बारे में इम्पोर्टेंट बात है। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी कहा गया है, और इसी को आत्मप्रभा भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसी का नाम आत्मप्रभा भी था। आत्मप्रभा कहते हैं यह भगवान शिव की आराधना के लिए 1000 दीपक पुष्कर में जलाती थी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, यानी एक काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए यह कार्य करती थी। तो चंदनराज के बाद इसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है वाकपतिराज प्रथम। इसका पुत्र है वाकपतिराज प्रथम इसका पुत्र था, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और इसी वाकपतिराज प्रथम को हर्षनाथ के शिलालेख में महाराज की उपाधि दी गई है। हर्षनाथ का जो शिलालेख है उसमें इसको क्या कहा गया है? महाराज कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, महाराज कहा गया है। तो यहाँ तक हमने बात की। और वाकपतिराज प्रथम के समय क्या हुआ था कि राष्ट्रकूट जो थे दक्षिण के, उन्होंने प्रतिहारों की शक्ति को अधिपत्य कर लिया था, नष्ट कर दिया था, जिसका फ़ायदा इस वाकपतिराज प्रथम ने उठाया और इसने प्रतिहारों के कई राज्यों को अपने भाग में मिला लिया। कहते हैं वाकपतिराज प्रथम ने 188 युद्ध लड़े थे। कितने? 188 युद्ध लड़े थे, और यह एक महान योद्धा भी माना जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिंहराज की बात करते हैं। इसके बाद शासकों में बात करते हैं सिंहराज। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गुवक प्रथम ने तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, पर इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण क्या करवाया? पूर्ण करवाया। मतलब मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर पूर्ण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का जो है उसको मंदिर पूर्ण करवाया। और इस मंदिर में ही वो शिलालेख लगा हुआ है जिसमें चौहानों से लेकर सिंहराज तक की जो वंशावली है उससे हमें चौहानों के प्रारंभिक वंश की जानकारी मिलती है। तो वो जो वंशावली है वो अंतिम राजा है सिंहराज। तो इसका तात्पर्य है कि मंदिर पूर्ण करवाने के बाद सिंहराज ने वो प्रशस्ति लगवाई जिसमें उसने वंशावली का भी वर्णन किया। अब देखिए सिंहराज के बाद इसका पुत्र हुआ जो कि बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम है विग्रहराज द्वितीय। इसका बेटा था ये विग्रहराज द्वितीय। सेकंड लिख देता हूँ मैं, विग्रहराज द्वितीय। यह प्रारंभिक शासकों में बड़ा प्रभावशाली और योग्य शासक था। ध्यान रखिएगा, विग्रहराज द्वितीय बहुत ही योग्य था। यह हम कह सकते हैं कि 956 ईस्वी में, लगभग 956 ईस्वी में ये सांबर की गद्दी पर बैठा और इसने चालुक्य का जो राजा था मूलराज प्रथम उसको हराया था। और भड़ोच में ही अपनी कुल देवी किसका मंदिर बनवाया? वो बनाया था आशापुरा माता का। तो आशापुरा माता का जो मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? विग्रहराज द्वितीय ने बनवाया। क्यों बनवाया? चालुक्य का जो शासक था मूलराज प्रथम उसको हराया था। और बड़ौच में कहाँ बनवाया ये मंदिर? बड़ौच में, ध्यान रखिएगा, बड़ौच में बनवाया था। अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया। और ये इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षनाथ के मंदिर के शिलालेख से मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। पूरी हिस्ट्री बताएंगे हम, एक चीज़ बताएंगे हम आपको।
संपूर्ण राजस्थान का इतिहास इसी तरह से चलेगा। आप ध्यान से देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब दुर्लभ राज, इसके बाद जो शासक बना था वो बना था विग्रहराज द्वितीय बना। ओके, विग्रहराज द्वितीय के बाद उसका भाई बना था दुर्लभ राज द्वितीय। इसके बाद का राज जो है वो आता है दुर्लभ राज सेकंड। विग्रहराज द्वितीय के बाद उसका भाई बना, ध्यान रखिएगा भाई, दुर्लभ राज द्वितीय सांबर का शासक बना और इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखिएगा। पर इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अभिलेखों में इसे ही दुर्लभ्य मेरु कहा गया है। दुर्लभ्य मेरु यानी ऐसा पहाड़ जिससे कोई पार ना कर सके। तो ये अभिलेखों में इसे, इस शासक को ही कहा गया है दुर्लभ राज द्वितीय को। अब देखिए, विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज बना। इसके बाद कौन बना? इसके बाद विग्रहराज द्वितीय के बाद उसका पुत्र बना था। विग्रहराज का पुत्र था जिसका नाम था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो है वो शासक बना था। गोविंद तृतीय शासक बना, जिसे पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में, अब देखिए गोविंद तृतीय के बारे में ध्यान रखना है यहाँ पर आप, इसी को वेरीगढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? वेरीगढ़ की उपाधि प्रदान की गई है और शत्रु संहारक कहा गया है। शत्रु संहारक भी इसी को कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा गोविंद तृतीय के बारे में। इसके बारे में एक बात और यहाँ पर फेमस है कि जो फरिश्ता है, फरिश्ता विदेशी लेखक है फरिश्ता, वो इसी गोविंद तृतीय को गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला कहता है। तो गोविंद तृतीय एक महत्वपूर्ण शासक है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाकपतिराज द्वितीय शासक बना, जिसने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में मारा था। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में मारने वाला था वाकपतिराज द्वितीय। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान, अब वाकपतिराज द्वितीय का पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान की बात करते हैं हम। लक्ष्मण चौहान किसका, इसके पिताजी का क्या नाम था? वाकपतिराज द्वितीय। लक्ष्मण चौहान ने ही 960 में क्या किया था? इसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान वंश की इसने स्थापना की थी। और इसके बाद अनेक शासक बने थे। वीरराम बना था, चामुंडराज बना था, सिंहट बना था, बहुत सारे जो शासक थे वो बने थे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक शासक है इसके बाद में वीरराम, ये ध्यान रखिएगा वीरराम। इसके बारे में ये बात ध्यान रखिएगा कि इसी के शासनकाल में 1024 में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था और गढ़ बीतली को घेर लिया था। इसके बाद घायल होकर वीरराम क्या किया था? वहाँ से भाग गया था। इसके बाद विग्रहराज तृतीय शासक बना। विग्रहराज तृतीय का पुत्र था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम वह शासक था, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज प्रथम फिर शासक बने। पृथ्वीराज प्रथम है ये, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ध्यान रखिएगा, परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर, बहुत बड़ी उपाधि है ये इसी ने धारण की थी, पृथ्वीराज प्रथम ने धारण की थी। ओके, और ध्यान रखिएगा कि प्रबंध कोश की बात हम फिर से कर रहे हैं। प्रबंध कोश में इस पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, तुर्क सेना का विजेता किसके कहा गया है? पृथ्वीराज प्रथम को कहा गया है, तुर्क सेना का विजेता। चलिए अब यहाँ से और इतिहास, ज़बरदस्त इतिहास चौहान वंश का प्रारंभ होता है, क्योंकि अब हम बात करते हैं अजय राज की। जी हाँ, अजय राज का समय माना जाता है 1113 से 1133 तक। अजय राज कौन था? जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र अजय राज चौहान। ये इसका दूसरा प्रतापी शासक था, ध्यान रखिएगा, पूरे चौहान टाइम पीरियड का। अजय राज के इसके जो शासन काल को ही हम क्या मानते हैं? चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं। ध्यान रखिएगा, निर्माण काल है यह। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल अजय राज के शासन काल को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज विजय जो कहता है उसके अनुसार अजय राज ने 1113 में
अजमेर बसाया था। अजमेर की स्थापना 1113 में अजयराज ने की थी और इसको राजधानी बनाया था। और बीठली नामक पहाड़ी पर ही उसने गढ़ बनाया था। बीठली पहाड़ी है, वो पहाड़ी का जो नाम है ना वो बीठली पहाड़ी है, उसी पर उसने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, ये एक चक्रवर्ती विजेता भी कहते हैं इसको, अजयराज को चक्रवर्ती विजेता भी कहते हैं। चक्रवर्ती विजेता की अगर बात आ जाए तो वो भी अजयराज ही कहा जाएगा। प्रारंभिक दौर में ये चक्रवर्ती विजेता था और इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे? चांदी के सिक्के, ये ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के चलवाए। तो उस पर अजय देव लिखा हुआ था, अजय प्रिय दस्सम लिखा हुआ था। और ध्यान रखिएगा इन चांदी के सिक्कों पर उसकी रानी का नाम भी मिलता है, जिसका नाम था सोमलेखा। सोमलेखा, बस सोमलेखा नाम के सिक्के भी चलाए थे। सोमलवती भी है और कहीं सोमलेखा भी मिलता है। और इसने क्या किया था कि इसने उज्जैन पर आक्रमण किया था और जो मालवा का जो परवार शासक था नरवर्मन, उसको हराया था। और उसके सेनापति जो था सुल्हाना, उसको इसने बंदी बना लिया था। किसने बनाया था? अजयराज ने। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अजयराज जीते जी थे और उन्होंने जीते जी ही 1130 में, कब? 1130 में अपने बेटे अर्णोराज को, इनके बेटे का नाम था अर्णोराज, अर्णोराज को राज्य का भार सौंप दिया और पुष्कर में तपस्या करने चले गए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पुष्कर में तपस्या करने चले गए अजयराज, जीते जी अपने बेटे को राज्य सौंप दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, तारागढ़ की बात कर लेते हैं। तारागढ़ जिसे अजयमेरु दुर्ग भी कहा गया है, तारागढ़, जैसा कि हमें पता है कि अजमेर में है। इसी को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं, गढ़ बीटली के नाम से भी इसको जानते हैं। इस दुर्ग को बिशप हेबर ने, किसने? बिशप हेबर ने, बिशप हेबर ने इसको क्या कहा? बिशप हेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा, राजस्थान का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर इसने कहा था। और सर्वाधिक आक्रमणों की बात करें तो वो इसी तारागढ़ पर हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मीरान साहब की दरगाह भी है, घोड़े की मजार है, नाना जी का जालरा, रूठी रानी उमादे की छतरी, सब है, बहुत सारे जो यहाँ पर स्थल है। और कहते हैं कि शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिकोह का जन्म भी इसी तारागढ़ में हुआ। और धौलपुर युद्ध में जब औरंगजेब परास्त हुआ था तब उसने भी इसी तारागढ़ में अब शरण ली थी। तो ये बात की हमने तारागढ़ की। अब हम बात करते हैं अर्णोराज की, अर्णोराज, अर्णोराज। और इन्हीं अर्णोराज का एक और नाम है आनाजी, इन्हीं अर्णोराज को आनाजी भी कहते हैं। समय अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1133 से लगाकर 1150 तक इनका समय माना जाता है। अजमेर दुर्ग में इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, जी ये तो बहुत ही सिंपल है कि वही हुआ था इनका। अब देखिए, जब ये गद्दी पर बैठे थे उस समय अर्णोराज और जो चालुक्य का जो राजा था सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह चालुक्य शासक थे, के मध्य क्या हुआ था कि मतभेद था। इस कारण क्या हुआ था कि 1134 में सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया, पर अर्णोराज ने उसको क्या किया? हरा दिया। किसने आक्रमण किया था? सिद्धराज जयसिंह ने आक्रमण किया, अर्णोराज पर आक्रमण किया, पर अर्णोराज ने इसको हरा दिया, सिद्धराज जयसिंह हार गया। अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई, ठीक है, दोनों के मध्य क्या हो गई? अंत में संधि हो गई। और संधि के तहत क्या हुआ कि इसकी जो पुत्री थी, जयसिंह की पुत्री थी, जिसका नाम था कांचन देवी। कौन थी? कांचन देवी। तो कांचन देवी का विवाह जो है वो अर्णोराज के साथ में हो गया। कांचन देवी का विवाह किसमें साथ में करवा दिया? इसने अर्णोराज के साथ में करवा दिया। अब देखिए 1142 की बात करते हैं। अब 1142 में क्या हुआ कि पुनः चौहानों और चालुक्यों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसका जो कारण है ना वो जयसिंह सूरी जो प्रबंध कोश के जो लेखक हैं उन्होंने ये बताया कि अर्णोराज और उसकी पत्नी देवल देवी थी जो कि कुमारपाल की बहन थी। तो दोनों क्या कर रहे थे कि चौपड़ खेल रहे थे, तो वो निंदा करने लगे एक दूसरे की, तो जिसके कारण कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया। मतलब एक खेल में निंदा कर दी तो उसने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया।
और बिजुलिया शिलालेख ये कहता है कि 1145 में आबू के निकट अर्णोराज को परास्त कर दिया। तो इस तरह से अब अर्णोराज जो है वो हार गए। कुमारपाल चालुक्य अपनी सेना के साथ अजमेरा पहुंचा और अर्णोराज ने उसके साथ संधि करके अपने पुत्र जलहन का विवाह कर हाथी घोड़े आदि उपहार में लेकर उसको विदा किया। तो पहली बार में तो अर्णोराज जीते, पर दूसरी बार में 1142 और 45 में फिर संधि हुई थी। 1145 तक संधि हुई थी। तो इसमें फिर अर्णोराज हारे और इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था जलहन का विवाह कर दिया और उसके साथ में उनको विदा किया। तो अर्णोराज के बारे में अब हम इसके निर्माण कार्यों की बात करते हैं। अर्णोराज के निर्माण कार्य, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। वराह मंदिर, और वराह मंदिर का जो जीर्णोद्वार था ना, ये बात ध्यान रखिएगा, वराह मंदिर का जीर्णोद्वार महाराणा प्रताप के जो भाई थे समर, उसने करवाया था। और जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा, इसी वराह मंदिर की मूर्तियों को पानी में फिकवा दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। ओके। और 1150 में क्या हुआ था कि अर्णोराज का जो बेटा था जिसका नाम था जगदेव, 1150 में इसने अपने पिताजी अर्णोराज की हत्या कर दी। इसलिए इस जगदेव को चौहानों में पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। इसी जगदेव को पितृहंता कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। जी हाँ, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाया और 1153 में स्वयं शासक बना। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। तो जगदेव को गद्दी से किसने हटाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसका एक और नाम विसल देव भी हमें मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ क्या था कि विद्वानों का आश्रयदाता था। ध्यान रखिएगा, इसी कारण इसको कवि बांधव भी कहा गया है। कवि बांधव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कवि बांधव की उपाधि थी। इसका जो साम्राज्य था वो शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और इसने ही, विग्रहराज चतुर्थ ने ही गजनी का जो शासक था एक, जिसका नाम था अमीर खुसरू शाह, इसको हराया था। अमीर खुसरू शाह को इसने क्या किया था? हरा दिया था और गजनी के शासन से हिंदुओं को मुक्ति दिला दी थी। और विग्रह के चतुर्थ राज की इसके शासन में ही क्या हुआ था कि 1157 की बात करते हैं। 1157 में दिल्ली के जो तोमर वंशी शासक था ना, तंवर को भी इसने हरा दिया था। तंवर को भी हरा के इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और ध्यान रखिएगा, इसी विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वह सपाल दक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। इसको स्वर्णकाल भी कहते हैं। सपाल दक्ष के जो चौहान हैं, जो अभी तक चले आ रहे हैं, उनका जो स्वर्णकाल है वो इसी विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि एक शिलालेख मिलता है हमें, दिल्ली से प्राप्त हुआ था, जो कि 9 अप्रैल 1163 का माना जाता है। 9 अप्रैल 1163 को लिखा गया था। शिवालिक स्तंभ लेख है वो, उसका नाम है। उसमें लिखा गया है कि विसल देव ने ही देश से मुसलमानों का सफाया कर दिया तथा अपने जो उत्तराधिकारी थे उनको भी निर्देश दिया था कि वे इनको अटक नदी के उस पार तक ही सीमित रखें, इनको आगे ना आने दे। इसका कवि बांधव इसकी उपाधि थी। इसका एक और उपाधि भी आती है, वो है कट्टीबंधु। कट्टीबंधु भी इसकी उपाधि मानी जाती है। और इस विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक कवि भी थे। विग्रहराज चतुर्थ एक कवि भी थे। इन्होंने जो एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था हरकेली या हरिकेली नाटक लिखा था, जिसमें महाभारत के समय में अर्जुन और शिव के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, उसका वर्णन इस नाटक में है। हरिकेली नाटक की ही कुछ पंक्तियां हमें 2.5 दिन के झोंपड़े में और राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां पर हमें उकेरी हुई मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ध्यान रखिएगा। अब देखिए विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं। इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा है। ध्यान रखिएगा, ललित विग्रहराज नाम का जो ग्रंथ है वो सोमदेव ने लिखा, ललित विग्रहराज। इसमें विग्रहराज और इंद्रपुर की जो राजकुमारी है देसल देवी, उनके मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है, जो सामान्यतः काल्पनिक माना जाता है।
और नरपति नाल भी इस समय थे, ध्यान रखिएगा। नरपति नाल भी इसी समय थे। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो लिखा था, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो लिखा, जिसमें राजमती और बिसलदेव के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति बिसलदेव के दरबार में थे। एक अच्छा निर्माता भी था। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जो बाद में वही बिल्डिंग बाद में जो है वो मस्जिद बन गई और वर्तमान में राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है, और जिसे ही हम वर्तमान में 16 खंभों का महल या फिर 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जानते हैं। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े को देखकर ही कर्नल जेम्स टोड जो थे, उन्होंने ये कहा था कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसने कही थी? जेम्स टोड ने कही थी। किसके लिए कही थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा के लिए कही थी। विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले में राजमहल गांव के पास में बिसल सागर तालाब का भी निर्माण कराया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसी कारण चौहानों के शासन का इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसकी जो प्रशंसा है, विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा बहुत सारे व्यक्तियों ने की है। एक विदेशी विद्वान है जिसका नाम है किलहॉर्न, ये बहुत फेमस है इसका कथन। ये कहता है कि बहुभूति की होड़ करता था ये कालिदास, और बहुभूति की होड़ करता था लिखने में, इतना विद्वान व्यक्ति था ये। और विग्रहराज के दरबारी विद्वान थे धर्मकोश सूरी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। धर्मकोश सूरी के बारे में भी पूछ सकते हैं, किसके दरबार में थे ये? तो विग्रहराज के दरबार में थे। और इनके कहने पर विग्रहराज ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सोमेश्वर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कैसे सोमेश्वर शासक बनते हैं और कैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बनते हैं और उनकी स्थितियाँ, युद्ध, सभी बातें हम आगे के वीडियो में करेंगे, भाग 3 में करेंगे। धन्यवाद। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।